हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कॉमर्स की रिवीजन क्लासेस की। ये रिवीजन क्लासेस हम बाइलिंगुअल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मॉर्निंग में आपको 11 बजे और इवनिंग में आपको 7:30 पे क्लासेस मिलेंगी, तो देखना ना भूलेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम पहले करा चुके हैं। रिवीजन क्लासेस का मतलब होता है हम उन्हीं को आपको रिवाइज कराएंगे, जिससे कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए अगर आप भूल गए हैं तो। और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं, ये सारे आपको आते हैं। तो रिवीजन क्लासेस हम ये करेंगे। और इसके अलावा कोई और भी आपकी क्वेरी लगती है तो आप ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज, हमें बताना है जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मेट यूज किया जाता है, उसका मेन एडवांटेज आपको बताना है क्या होता है। टॉप एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड हिज कंट्रोल एरिया, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बिकम ऑटोमेटिक, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन, या फिर ऑपरेशन कॉस्ट आर लोअर। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन आप समझते होंगे, उसमें क्या होता है, जो डिसीजन पावर होती है वो बांट दी जाती है। यानी कि यहाँ पे एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो जो डिसीजन होगा उन ब्रांचेस को दे दिए जाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट को लेके या किसी और प्रॉब्लम को लेकर, तो वहाँ पर वो लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं। वहाँ पे सेंटर पे वहाँ पे पावर नहीं होती। जो मेन कंपनी है वो उसके हाथ में पावर नहीं है कि वो डिसीजन लेगी तब वो काम करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो उनका जो मैनेजमेंट कैसा होता है, एक्सेप्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सेंट्रलाइजेशन इसका बिल्कुल अपोजिट है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी सारी मैनेजमेंट की जो पावर होती है, कंट्रोलिंग पावर होती है, वो सेंट्रलाइज्ड होती है। यानी कि जो मेन कंपनी है, मेन पर्सन है, अथॉरिटी है, उसके हाथ में होगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिट लेज डाउन दैट। अब जो स्केलर प्रिंसिपल है, हमें उसका ये बताना है कि कौन सा उसका यहाँ पर सिद्धांत है। इम्प्लिसिट मतलब सिद्धांत। ऑप्शन से अ सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, यानी कि एक सबॉर्डिनेट जो होता है उसका केवल एक सुपीरियर होता है। लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। अब जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो क्लियरली डिफाइन है यहाँ पर। मैनेजमेंट शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। जो मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं, सिर्फ जो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट होते हैं वहाँ पे लिमिटेड होते हैं, उनके साथ वो सुपरवाइज करते हैं। और फोर्थ है हमारा, ऑल अथॉरिटी शुड वेस्ट इन वन सिंगल पर्सन, यानी कि जो सारी अथॉरिटी है वो एक पर्सन के पास होती है। तो स्केलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो देखिए स्केलर प्रिंसिपल में क्या होता है, जो मैनेजर होता है डायरेक्टली सुपरवाइज करता है, और उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लिमिटेड सबॉर्डिनेट के साथ वो उनको सुपरवाइज करने का काम करता है। तो ये स्केलर प्रिंसिपल हमारा कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, चेन, कमांड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल के अंदर देखिए हमारी लाइन भी हो सकती है कि वर्टिकल क्या होती है, टॉप टू बॉटम चलती हैं। ये हमारी एक चेन भी हो सकती है, कमांड के थ्रू भी हो सकती है। तो ये ऑल ऑफ दी अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्टिकल में टॉप टू बॉटम भी होता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक की कमांड चलेगी। तो ये लाइन के थ्रू भी हो सकती है, एक चेन भी हो सकती है, और ये कमांड के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टाफ फंक्शन रिफर्स टू। अब जो स्टाफ फंक्शन है वो हमारा क्या बताता है, दोज एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विस। यानी कि ये हमारे वो एलिमेंट्स बताता है जिसमें एडवाइस एंड सर्विस दी जाती है। दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल वर्क विच एन एग्जीक्यूटिव असाइंस टू समवन आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड। यानी कि वो पार्ट बताता है ये मैनेजरियल वर्क का, जो कि एक एग्जीक्यूटिव को असाइन किया जाता है
जो भी उस चेन ऑफ कमांड के आउटसाइड में काम कर रहा है, या फिर डेट एडवाइस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि वो एडवाइस जो कि किसी फंक्शन ऑफ अथॉरिटी के डिफर होकर काम कर रही है, उससे अलग होकर काम कर रही है। ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्टाफ फंक्शन की बात करें तो स्टाफ फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये सारे ही पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें देखिए सर्विस और एडवाइस देने का काम भी किया जाता है। मैनेजरियल वर्क में आता है, आपने पोस्ट कॉर्प पढ़े होंगे। पोस्ट कॉर्प हमारा मैनेजरियल फंक्शन में आता है, जिसमें एक एलिमेंट हमारा स्टाफिंग भी होता है, इसलिए ये भी करेक्ट है हमारा। और ये अपनी जो भी इसकी अथॉरिटी होती है उसके बियॉन्ड भी ये एडवाइस देती है, यानी उससे अलग होकर भी ये काम करती है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ। अब जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसका एक्सटेंशन है, यानी कि किसका विस्तार है, आपको ये बताना है। फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल या फिर कमिटी। तो देखिए आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा एक किसका पार्ट है, वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू वेरियस लेवल्स इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अथॉरिटी हमारी टॉप से बॉटम की तरफ चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं। इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि लाइन के अंदर ही हमारा लाइन एंड स्टाफ आता है, तो ये तो हमारा कट गया। अब हमें 3 में बताना है, तो आप इस एलिमिनेशन के थ्रू भी इजीली अपने एग्जाम में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप एलिमिनेट करके करेंगे तो वहाँ पे आपका जो टिक करेंगे वो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सही होने के आंसर। अगर आपको इन केस क्वेश्चन में डाउट लगता है कि मुझे ये आता है या नहीं, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको 3 में बताना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। तो देखिए इंटर यूनिट के अंदर हमारा टॉप टू बॉटम नहीं चलता, प्रोजेक्ट में भी टॉप टू बॉटम होना जरूरी नहीं है, लेकिन लाइन के अंदर टॉप टू बॉटम होता है। ये लाइन हमारी इस तरह से चलती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम हमारी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाटा शू शॉप इज। अब जो बाटा शू शॉप है वो कैसी शॉप है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, चेन स्टोर है या फिर नन ऑफ दी अबव है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बाटा शू शॉप की, तो बाटा शू शॉप एक तरह का हमारा चेन स्टोर है। आपने देखा होगा बहुत सारी सिटीज में, कंट्रीज में बाटा के शोरूम्स हैं, ये एक चेन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन स्टोर की तरह ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें से कौन सा बिजनेस का प्रिंसिपल नहीं है, हमें आपको ये बताना है। तो देखिए आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको लेकर वो बिजनेस ओपन किया जाता है। एफिशिएंसी की भी यहाँ पे बात की जाती है, क्योंकि जितनी एफिशिएंसी होगी उतना ही बिजनेस रन करेगा। फिर बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर में यहाँ पे हर काम हर पर्सन को डिवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पर्सन किसी भी पोस्ट पर किसी भी जगह लगा सकते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है उनको वर्क, कि ये काम इस पर्सन को करना है एंड ये काम इस पर्सन को करना है। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल नहीं होता कि बिजनेस में प्रॉफिट होना ही होना है, बट ये मेन एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। मेन एलिमेंट मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि देखिए हर पर्सन, जब भी कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो कुछ अर्न करने के लिए ही करता है। ये बस कहने की बात है कि हम बिजनेस करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हम सर्विस देना, अच्छे से क्वालिटी प्रोवाइड करना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी वहां पे लाई करता है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को उस तरह से रन नहीं कर पाएगा। तो जो प्रॉफिट है वो भी हमारा मेन एलिमेंट में आता है, लेकिन ये फर्स्ट पर नहीं रखेंगे, फर्स्ट पर हम रखेंगे सर्विस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी इज द मदरलैंड ऑफ। हमें बताना है जर्मनी जो है वो किसकी मदरलैंड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, रियलाइजेशन की,
रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर कॉम्बिनेशन के। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी रैशनलाइजेशन पे बेस्ड होती है और रैशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी से ही आया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड एज। अब जो फिश कल्चर है वो किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, यानी किस में क्लासिफाई किया जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, जेनेटिक में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में। तो देखिए हम बात करें फिश कल्चर में, तो फिश कल्चर में क्या होता है, वहाँ पे मतलब जेनेटिकली वहाँ पे फिश को ग्रो किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे फिश को क्या होता है, उनके ब्रीड को बढ़ाया जाता है, उन और भी ज़्यादा नंबर्स में फिश को किस तरह से ग्रो करें, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती है, आनुवांशिक उद्योग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद। अब जो अकाउंटेबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो किसके साथ आती है, लाइन अथॉरिटी में, स्टाफ अथॉरिटी में, इनफॉर्मल अथॉरिटी में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिसको हम उत्तरदायित्व भी बोलते हैं हिंदी में, तो या जवाबदेही भी बोलते हैं, तो ये आती है हमारी लाइन अथॉरिटी में। क्योंकि लाइन अथॉरिटी में क्या होता है, कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो उसके अपने अपर जो भी हेड होगा उसको अकाउंटेबिलिटी होगी उसके प्रति, उसके ऊपर उसको अकाउंटेबिलिटी होगी, फिर उसके ऊपर जो उसका मेन हेड होगा उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होगी। यानी कि हर पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट है, वो जो भी काम करेगा उसकी रिपोर्ट उसको ऊपर देनी होगी, इस तरह से। ठीक है, तो लाइन अथॉरिटी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज। अब हमें बताना है जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या एडवांटेज है, क्विक डिसीजन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर एडवांटेज में देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज होते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कमेटी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा होता है, क्विक डिसीजन तो लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और ये सारी चीजें तो हैं। लेकिन अगर हम मेन एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है और कमेटी में आपको पता है 2 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्कर्स अपोज रैशनलाइजेशन बिकॉज। अब जो वर्कर्स हैं वो अपोज करते हैं रैशनलाइजेशन को, क्यों, ऑफ डोमिनेंस ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के डोमिनेंस के कारण, लॉकआउट, रिट्रेचमेंट के कारण या फिर दे विल हैव टू वर्क मोर, या फिर उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है इसीलिए। तो अगर हम रैशनलाइजेशन की बात करें तो वो इसलिए करते हैं रैशनलाइजेशन को अपोज, क्योंकि वहां पे उनको डर होता है रिट्रेचमेंट का। अगर रिट्रेचमेंट हो गया तो वहां से उनको अपनी जॉब से जाना होगा, इसलिए रैशनलाइजेशन को वो अ, सबसे ज्यादा अपोज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रिट्रेचमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है, डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, एक्सपर्ट एडवाइस या फिर क्विक डिसीजन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मेन एडवांटेज की बात करें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट की जो एडवाइस है उसको इजीली मिलती रहती है। क्योंकि यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ होते हैं, जो लाइन में होके सारा काम करना पड़ता है, उसके थ्रू उनको इजीली, मेन पर्पस इसका यही होता है कि जो भी पर्सन है जिनके थ्रू ये काम करवाया जा रहा है उनको टेक्निकल या फिर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपर्ट उनको प्रोवाइड किए जाएं हर डिपार्टमेंट में, जिससे कि उनको जो भी अगर किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो तो उनको क्विकली वहाँ पे एडवाइस दी जाए, तो वहाँ पर उनको एक एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपर्ट एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली कर लेंगे। बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ओनली ट्रेड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोथ, ऑल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स या फिर ओनली कॉमर्स। तो आप सबको पता है बिजनेस के अंदर ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स आर, अब जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वोटिंग राइट्स मेंबर्स के किस तरह से होंगे, इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल पेड बाय ईच मेंबर, अब जो कैपिटल है सबके द्वारा पेड की जा रही है उस रेशियो में, या फिर इक्वल रिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर, यानी कि इक्वल जो भी रेस्पेक्ट मेंबर ने कंट्रीब्यूशन किया अपने कैपिटल का उसमें, इन प्रोपोर्शन टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल हेड बाय ईच वैल्यू, यानी कि जो ईच मेंबर ने जो कैपिटल दिया उसके नॉमिनल वैल्यू के प्रोपोर्शन में। डी ऑप्शन है हमारा इन प्रोपोर्शन टू द टोटल फाइनेंस सप्लाइड इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ लोन बाय ईच मेंबर, या फिर जो टोटल फाइनेंस हुआ है अमाउंट उसके साथ साथ जो भी लोन दिया गया है ईच मेंबर के द्वारा उस रेशो में। तो देखिए यहाँ पर वोटिंग राइट्स की बात करें खासकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर इक्वल होता है जो भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल के अंदर उसके रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, यहाँ पे इक्वल रहेगा। आप सीधे सीधे ये लेके चलिए, इतना बड़ा आप छोड़ दीजिए इसको कि बस सीधा ये याद रखिए, ना ही उनके जो अमाउंट उन्होंने दिया है फाइनेंस हुआ है उसके प्रोपोर्शन में होगा, ना ही नॉमिनल वैल्यू के बेस पर होगा, ना ही उन्होंने कैपिटल दिया उसके बेस पर होगा। सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं इक्वल बेसिस पर, यानी कि एक पर्सन एक वोट, इस बेसिस पर चलता है वहां पर सारा काम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल बेसिस पर, ठीक है। ये इस तरह की लाइनें बहुत ज्यादा घुमाने के लिए स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा डेमोक्रेटिक है सबसे ज्यादा। तो देखिए ऑप्शन है लाइन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमेटी। तो देखिए लाइन, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल में ये सारी चीजें हमारी किसके एक सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं, जबकि कमेटी में क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही लेवल के लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीडम होती है कुछ भी करने की, एक दूसरे को एडवाइस देने की, आपस में डिस्कशन करने की फ्री एडवाइस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म सबसे ज्यादा किस में होता है, कमेटी में। जबकि यहाँ पर आप लाइन, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल में आपको जितना कहा गया है करने को आपको सिर्फ उतना ही करना है, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को अपने से ऊपर वाले जो हेड है सबॉर्डिनेट है उसको आप एडवाइस दें, लेकिन कमेटी में ये सारी चीजें चलती हैं। तो डेमोक्रेटिक सबसे ज्यादा कौन सा हो गया हमारा, कमेटी हो गई, ठीक है। एज पर गार्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल, अब आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो उसमें आपने गार्नर वर्सेस मोरे रूल पढ़ा होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बॉर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन, यानी कि किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आ रही है तो अदर पार्टनर्स जो होते हैं उनके द्वारा वो बॉन्ड की जाती है, यानी कि वो लोग पार्टनर्स उसको लेते हैं किस रेशियो में, आपको ये बताना है। इक्वल शेयर बाय ईच, यानी कि सभी लोग इक्वली लेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, और नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में दे दिया है तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए गार्नर वर्सेस मोरे रूल के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो आपने इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसको उनकी जो भी कैपिटल होती है उसके रेशियो में आपस में उसको बियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ द देयर कैपिटल, यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात। ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है, इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों आप एक साथ देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेकन प्लेस व्हेन, यानी कि जो अभी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का वो कब होता है। अ पार्टनर मिसबिहेव, यानी कि कोई पार्टनर मिसबिहेव करता है, अ पार्टनर बिकम्स वन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अनसाउंड माइंड का कोई पार्टनर है, बिजनेस इज रनिंग एट अ लॉस, या फिर आर पार्टनर डाइज, यानी कि एक पार्टनर मर जाता है। तो कब होता है डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन की बात करें किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो देखिए यहाँ पर कोई भी पार्टनर की मृत्यु होने पर उसकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसोल्यूशन हो जाता है उसका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि मिसबिहेव करने पर उस पार्टनर को निकाल दिया जाता है लेकिन फर्म कभी खत्म नहीं होती, और अनसॉल्वेंट माइंड पर भी नहीं होती, और बिजनेस लॉस में चल रहा है तब भी नहीं होगी, लेकिन एक पार्टनर की डेथ के बाद वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि 5:3:2 के रेशियो में एक्स वाई जेड शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। अब यहाँ पर क्या है, रिटायर्स एंड हिज शेयर्स वाज टेकन ओवर बाय, अब यहाँ पे देखिए जेड लिख लीजिएगा, जेड जो है रिटायर हो रहा है और उसका जो भी शेयर है वो एक्स और वाई 1:2 के रेशियो में ले रहे हैं। तो न्यू रेशियो विल बी एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का न्यू रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए पहले क्या थे इनके रेशियो, पहले थे 5:3:2 ये थे, और जेड रिटायर हो रहा है यानी कि जेड का रेशियो कितना था 2। अब जो एक्स एंड वाई है वो 1:2 में शेयर करेंगे, उसका जो भी उसका जो शेयर होगा उसको लेंगे। तो अब इनका न्यू रेशियो बताना है। तो देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ये कितना है हमारा नया 3, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 5+2, 5 यानी कि x का 5 लेंगे, 2 किसका है, z का। अब इसको हम जो इनका न्यू रेशियो है उससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसका कितना निकल कर आ गया, 15+2 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना हो गया, 15 × 2 अपॉन 3, ये कितना हमारा निकल कर आ गया 17/3। 15 और 2 17, 17 3, ये हो गया x का। अब y का निकाल लेते हैं, y का हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 3। तो देखिए 3 और ये कितना है z का 2, तो +2 × 1/3 ये न्यू है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ पर, तो कितना निकल कर आया इसका 9+4 हो गया, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 3। तो इसका कितना हो गया 9 और 4 कितना होता है 13, तो 13/3। अब देखिए इसका कितना निकल कर आया था, x का 17/3 और y का हमारा कितना निकल कर आया 13/3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, रेशियो क्या निकल कर आया। अब देखिए 13 भी ऐसा है जो कट नहीं सकता, यानी कि हम इसको कम नहीं कर सकते, 17 को भी कम नहीं कर सकते। तो न्यू रेशियो जो हमारा निकल कर आएगा वो आएगा 17:, कितना 13। तो देखिए 17:13 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा 17:13, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा एक्स एंड वाई का। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज जरूर बताएगा, हम नेक्स्ट जब भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, लॉस ड्यू टू इट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक फर्म का जो भागीदार है यानी कि पार्टनर है वो दिवालिया हो जाता है, और उसके कारण होने वाला जो भी नुकसान है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में लेंगे, इक्वली इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है और उसके द्वारा कोई भी लॉस होता है, तो जो भी पार्टनर्स हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, उसको बियर या फिर वहन करेंगे। तो यहाँ पे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लाभ के बंटवारे के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अब यानी कि कोई भी पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका जो गुडविल का जो टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट होगा, किस अकाउंट के थ्रू क्रेडिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर के में होगा क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ क्रेडिट होगा, सभी पार्टनर्स के साथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी जो भी गुडविल होती है वो क्रेडिट की जाती है हमेशा सभी पार्टनर्स के द्वारा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑल द पार्टनर्स हमारा राइट आंसर हो जाए, सभी साथियों के साथ उसकी जो ख्याति होती है या फिर गुडविल होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, at the time of sale of a firm the purchase consideration received in the form of shares and debentures will be distributed among the partners in the ratio of। अब
किसी फर्म को हम सेल करते समय जो भी परचेस कंसिडरेशन रिसीव किया जाता है शेयर या फिर डिवेंचर के फॉर्म में, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स में किस रेशो में, यानी कि जब भी हम शेयर डिवेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फाइनल अकाउंट अमाउंट्स ड्यू टू पार्टनर, यानी कि जो भी फाइनल अमाउंट का जो सॉरी पार्टनर्स का जो कारण जो भी फाइनल अकाउंट आया है उस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर इक्वल रेशियो में। तो देखिए, कभी भी हम फर्म को सेल करते हैं तो जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उनको हम साझेदारों में उनके फाइनल अमाउंट जो भी पार्टनर्स के कारण हुआ है उस रेशियो में हम उनको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भागीदार है के कारण जो भी अंतिम राशि हमें प्राप्त होती है उस रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, इसको ना सद्भावना को ख्याति कर लीजिएगा, ठीक है। When goodwill is raised in the books, the capital account of the old partners are credited in, यानी कि जब गुडविल को रेज किया जाता है, यानी कि जो भी उनका गुडविल अकाउंट है उसमें दिखाया जाता है, खोला जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पुराने साझेदार होते हैं, पुराने पार्टनर्स होते हैं, उनके पूंजी खातों को क्रेडिट किस नाम से किया जाएगा, यानी कि किस नाम से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस रेशो में किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो भी गुडविल अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है, वो पुराने साझेदारों के हमेशा जो भी पूंजी खाते होते हैं उनको जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसके थ्रू उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, गुडविल अकाउंट को किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी उनका पुराना लाभ हानि रेशो था उसमें बंटवारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी की जो गुडविल है वो 30,000 रुपये है, ठीक है। इट इज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ₹1200। सी इज एडमिटेड, यानी कि जो बुक्स हैं उसमें सिर्फ 1200 दिखाई गई है, और जो सी पर्सन है, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा, फुल स्टॉप सॉरी, सी जो है वो एडमिट करता है 1/4 शेयर, यानी कि सी उसमें एडमिट हो गया है 1/4 रेशो में। अब द अमाउंट ऑफ गुडविल विच ही इज सपोज टू ब्रिंग विल बी, अब जो सी है वो कंपनी में आ गया है, एंटर हो गया है, और वो 1/4 लेकर आ रहा है गुडविल, मतलब उसको 1/4 शेयर है तो वो कितनी गुडविल लेकर आएगा। तो आप निकाल लीजिए, 30,000 टोटल गुडविल है, उसमें जो उनकी एडमिट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 1200 रुपीज दिए हुए हैं, 1200 रुपीज यहाँ पर 1200 की 1200 नहीं फ्रेंड्स, इसको आप 12,000 कर लीजिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। 1200 की जगह कितने कर लीजिएगा, 12,000। अब देखिए, 30,000 उनकी टोटल गुडविल है, जिसमें कि 12,000 क्या है, बुक्स में दिखाई गई है। 12,000 कहाँ दिखाई गई है, बुक्स में दिखाई गई है। तो अगर हम 30,000 में से 12,000 निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 18,000। 18,000 बचा। अब इस 18,000 में से हमें क्या निकालना है, 1/4 निकालना है। अब देखिए यहाँ पर, अब इस 4 से इस 18,000 को काटिए, 4500, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4500 यहाँ पर है, यस ऑप्शन 1। तो 4,500 रुपये वो अपने गुडविल के लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में है, ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर है, और जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो रही है, 30,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि दोनों जो है की जो कैपिटल है वो 30,000 और 40,000 की है। आफ्टर ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटीज सोल्ड और पेड, देयर इज कैश बैलेंस ऑफ ₹60,000। अब जो भी असेट्स थी उसको सोल्ड कर दिया, लाइबिलिटीज दे दी, उसके बाद कैश बैलेंस जो है 60,000 आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन इज, अब हमें बताना है क्या कितना प्रॉफिट एंड लॉस का रियलाइजेशन होगा। तो देखिए, यहाँ पर बिगटन पे हम देखते हैं कितनी है, 30,000 और 40,000 उनकी क्या थी, कैपिटल थी। तो 30,000 और 40,000
इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो टोटल यानी कितनी है 70,000। अब इस 70,000 में जो कैश है उनका कितना निकल कर आ रहा है, कैश है उनका 60, तो 60 अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो देखिए हमारा कितना निकल कर आएगा 10,000। तो एक तरह से 10,000 क्या हो गई हमारी लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वसूली की जो लॉस है एक तरह से हम कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये लॉस कर लीजिएगा। ठीक है, 10,000 का यहाँ पे लॉस आ रहा है क्योंकि उसकी कैपिटल है 70,000 की, कैश बच रहा है 60,000 का, यानी कि 10,000 का क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। तो ये लॉस है 10,000 का, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी कैश है वो कैश कम आ रहा है। ठीक है, और लाइबिलिटी वो हमारे पास कितनी है 70,000 की हमारे पास कैपिटल है, तो यहाँ पर 10,000 का जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है। तो आप लॉस लिख लीजिएगा, 10,000 का हमारा लॉस है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द इवेंट ऑफ। अब जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाएगा, कब प्रिपेयर किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इंसॉल्वेंसी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या फिर अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनर। हमें बताना है जो डिसोल्यूशन है डिफिशियंसी अकाउंट है, सॉरी डिफिशियंसी अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है। तो डिफिशियंसी अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करने की बात करें तो जब हमारी फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है इंसॉल्वेंसी के कारण, तब ये हमारा डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दिवाला के तहत साझेदारी फॉर्म का विघटन के समय हमारा डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।